नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज मैं डिस्कशन करूँगा इंडिगो एविएशन के बारे में। क्योंकि देखिए जिस तरीके से देखा जाए तो इंडिया के ग्रोथ हो रहा है, जिस तरीके से ट्रेड बढ़ रहा है, जिस तरीके से लोगों का बिज़नेस बढ़ रहा है, तो उसके कारण सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करेगा एविएशन इंडस्ट्रीज़। क्योंकि लोगों के हाथ में टाइम नहीं होगा और अभी टाइम भी है भी नहीं है, तो उसके लिए वो जल्द से जल्द एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं और वो भी मतलब बहुत मिनिमम पैसा देकर। तो इसके लिए एविएशन इंडस्ट्रीज़ बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो इस बेसिस में मैं एविएशन इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा वॉच करता हूँ। उनमें से सबसे ज़्यादा मेरा सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट जो कंपनी है वो है इंटरग्लोबल एविएशन, जिसको हम लोग इंडिगो नाम से जानते हैं। क्योंकि देखिए बाकी अगर सारे कंपनीज़ को देखूँ, जैसे स्पाइसजेट हो गया, जैसे एफकॉम हो गया, जैसे टाटा एंटरप्राइजेस हो गया, ग्लोबल वेक्टर्स हो गया। तो इस तरीके से जितनी सारी कंपनीज़ हैं, वो सारे कंपनी का हालत देखेंगे तो उतना ज़्यादा ख़ास हालत आपको नहीं दिखेगा। सिर्फ़ देखा जाए तो टाटा एंटरप्राइजेस के थोड़ा-सा हालत ठीक है, बाकी जितने सारे कंपनीज़ हैं उसका हालत ख़राब है। तो इंटर ग्लोबल का हालत क्यों अच्छे है, वो मैं आपको बता दूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर बिज़नेस कर रहा है, सबसे ज़्यादा अगर मतलब एविएशन इंडस्ट्रीज़ में बिज़नेस कर रहा है, तो उनमें से 50% मार्केट शेयर इसी के पास है, इंटर ग्लोबल एविएशन के पास। और कंपनी के स्ट्रैटेजीज़ कुछ अलग है। कंपनी की हिस्ट्री मैंने जब चेक किया, जब मैंने पूरा डिटेल्स पढ़ा कि इंडिगो स्टार्ट कैसे हुआ, किस तरीके से स्ट्रगल करके खड़ा हुआ, तो वो मैं चौंक गया कि इसका जो मैनेजमेंट है ना, वो सचमुच में एक शानदार मैनेजमेंट है। क्योंकि उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया मिनिमम पूँजी लेकर, मतलब सबसे कम पूँजी लेकर उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया था। अगर आपको कभी भी मौका मिले, इंडिगो का जो मैनेजमेंट है, उसका हिस्ट्री एक बार चेक करके देखना, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इसका मैनेजमेंट में कितना दम है। अगर जेब में पैसा भी ना हो, तो इतना बड़ा मतलब बिज़नेस खड़ा कर सकता है, जो मार्केट शेयर 50% से भी ज़्यादा लेकर चल रहा है। तो इस बेसिस में क्या मैं इस कंपनी के ऊपर पॉज़िटिव हूँ? बिल्कुल नहीं। कुछ कारण की वजह से पॉज़िटिव हूँ। पहली बात देखिए कंपनी के ऊपर वैल्यूएशन के हिसाब से बात करूँ, तो कंपनी के वैल्यूएशन देखा जाए तो एकदम बराबर है, वो भी इंडस्ट्रीज़ के बराबर। और आरओसी बेस देखने को मिला। देखिए आरओई यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं। आरओसी अवेलेबल है, वो भी 24% के ऊपर। मुझे तो 15% के ऊपर चाहिए था, यहाँ पे तो 25% के आसपास है, तो बढ़िया बात है। कंपनी के पास कर्जा एकदम मत देखा जाए तो जो अभी डेप्थ है 15.9% की 15.9 डेप्थ ऑफ इक्विटी दिखा रहा है। तो जो डेप्थ दिखा रहा है, चलो एक बार मैं वो भी दिखा देता हूँ। लोगों के मन में ये भी डाउट होता है कि सर इतना ज़्यादा डेप्थ है, क्या कंपनी सर्वाइव कर पाएँगे? देखिए एविएशन इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा खर्चा होते हैं, अलग-अलग कैटेगरीज़ का खर्चा होता है। सबसे ज़्यादा खर्चा होता है फ्यूल का, साथ ही साथ उसका और भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा अलग-अलग होता है। तो उस सारे खर्चे को मिटाने के बाद भी कंपनी के ऊपर प्रॉफ़िट अच्छा खासा आ रहा है। आप देख सकते हैं कंपनी इस बार 6000 करोड़ का प्रॉफ़िट किया। मानता हूँ पिछली बार की कंपनी का प्रॉफ़िट की तुलना से इस बार कम हुआ, फिर भी पॉज़िटिव तो है, क्योंकि लास्ट कोविड के टाइम से देखा है तो कंपनी कंटीन्यूअसली लॉसेस कर रहे थे। उस लॉस को रिकवरी भी किया और हाईएस्टली प्रॉफिट भी जनरेट किया। मतलब लास्ट 10 ईयर में देखा जाए तो कंपनी एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बिज़नेस को खड़ा किया। तो इसको इस बार क्वार्टरली कंपनी क्या काम किया? देखिए कंपनी इस बार हाईएस्टली सेल्स को जनरेट किया। तो जो आज तक की सबसे हाईएस्ट सेल्स है और उसके अकॉर्डिंग कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है, वो भी अच्छा खासा नेट प्रॉफिट देखने को मिला। तो मन में आपको क्वेश्चन यही होगा कि पिछले बार की तुलना से अगर सेल्स इस बार ज़्यादा हुआ, तो प्रॉफिट कम क्यों हो गया? क्योंकि देखिए उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स भी होते हैं। जैसे मेनली रीज़न क्या है, पिछले बार कंपनी ने कोई टैक्सेस ही नहीं दिया। इस बार 3% का टैक्स दिया, तो ये भी कंपनी के लिए खर्चा है। साथ ही साथ डेप्रिसिएशन इस बार ज़्यादा हो गया, जो पिछले बार की तुलना से बहुत ज़्यादा है। और एक्सपेंस भी देखा जाए तो कंपनी के पिछले बार की तुलना से ज़्यादा है। और इस सारे कारण की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो 3000 करोड़ से अ, पच 2400 करोड़ के आसपास आ चुके हैं। तो इस पॉइंट ऑफ बेसिस से बात करूँ तो कंपनी के ऊपर बिज़नेस जो है वो ठीक तो है, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। तो फिर भी एविएशन इंडस्ट्रीज़ में अगर काम करना ही है, तो इंडिगो के अलावा अभी फ़िलहाल के लिए कोई भी कंपनी उतना स्टेबल दिख नहीं रहा। तो देखिए मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि कल ही जाकर इंडी के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दे, ऐसे बिल्कुल नहीं। मैं आपको ये कहने का कोशिश कर रहा हूँ कि इस कंपनी के ऊपर हर कोई ट्रस्ट करते हैं।
देखिए इंस्टीट्यूशन को अगर इस खराब मार्केट के माहौल में जब निफ्टी ने इतना बड़ा फॉल दिखा दिया, उस टाइम में भी इंस्टीट्यूशन को तो माल बेचकर भाग जाना चाहिए था। उल्टा इंस्टीट्यूशन ने क्या कर रहा है, उस क्वांटिटी को कंटिन्यू कर रहा है। हाँ, मानता हूँ एफएस ने माल बेचा, उसका माल सीधा-सीधा डीएस ने उठा लिया। पब्लिक को उठाने का मौका ही नहीं दिया। तो इसका मतलब कंपनी में स्ट्रेंथ है। हाँ, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि कंपनी के पास तो बहुत ज़्यादा कर्जा है। मानता हूँ कर्जा है। उसके साथ-साथ कंपनी के देखिए रिज़र्व भी है और फिक्स्ड एसेट भी है। अगर फिक्स्ड एसेट और रिज़र्व को दोनों को एक साथ जोड़ूँ, तो कंपनी इसके ऊपर ऑलमोस्ट जो कर्जा है, उसी के आस-पास आपको देखने को मिलेगा। तो साथ ही साथ कंपनी के ऊपर जो अदर्स एसेट है, इसमें एक चीज़ आप नोटिस नहीं करेंगे, आपको नोटिस ज़रूर करना पड़ेगा। देखिए कंपनी को ट्रेड रिसीवेबल, कंपनी को कीजिए कितना प्रोजेक्ट मिला और साथ ही साथ कैश इक्विपमेंट, कंपनी के हाथ में कितना कैश है। देखिए कंपनी के 16,500 करोड़ का कैश है। तो जो कंपनी ने कर्जा लिया, उनमें से देखा जाए तो कंपनी का फिक्स्ड एसेट, साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनी का रिजर्व एंड हाथ में जो कैश है, सब कुछ एक साथ अगर मिला दूँ, तो कंपनी के जो बोरिंग्स है, उससे भी ज़्यादा है। तो ये पॉइंट्स कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स माना जाता है। ये सारे पॉइंट्स के कारण कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। अभी कंपनी के चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ। तो चार्ट ध्यान से देखना, कंपनी के ऊपर एक सेलिंग प्रेशर है। तो कंपनी ऊपर जाने का कोशिश तो किया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हाई है, दूसरा हाई यहाँ पे बना और यहाँ पे एक हाई बना। और ये जो हाई बनना है, इसको कहा जाएगा लोअर हाई, क्योंकि यहाँ पे लो हाई किया और यहाँ पे भी लो हाई किया। तो इस तरीके से लोअर हाई बनाते बनाते कंपनी काम कर रहा है। इसका मतलब कंपनी में करेक्शन होने का चांसेस है। हाँ, अगर यहाँ पे जो लो था, जो लोअर हाई बनाए थे, उससे अगर लो को टूटता, तो मैं मानता और भी करेक्शन होने का चांसेस है। मगर पिछले लो को वो टच भी नहीं किया, तो इसका मतलब स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रांग है। मतलब अपटेन जैसा स्ट्रेंथ है, क्योंकि 52 का हाई का जो लाइन है वो भी बता रहा है कि अपटेन जैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इस टाइम मैंने किस तरीके से काम किया इस इंडिगो के ऊपर, चलो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने जिस स्ट्रेटजीज को यूज़ किया, वो स्ट्रेटजीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो है आरएसआई स्ट्रेटजीज। तो मैंने आरएसआई के ऊपर बहुत बार आपके साथ डिस्कशन किया हूँ। आपको इंडिकेटर में जाना है और आपको यहाँ पे आरएसआई जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको ऑन करना है। और इसको जब ऑन करेंगे तो नीचे इस तरीके से कुछ आरएसआई दिखेगा। तो आरएसआई का जो इस लाइन को कहा जाता है आरएसआई लाइन, और इस अपर बैंड को कहा जाता है, इसको 70 मैंने रखा और लोअर बैंड को रखा मैंने 30। तो इस बैंड के बेसिस में आपको काम करना होगा। आप कहेंगे इसको मैं कहाँ से चेंज करूँ? तो यहाँ पे देखिए आपको सेटिंग ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे एक सेटिंग ऑप्शन दिखेगा, इस सेटिंग्स में जाकर आपको चेंज करना होगा। सेटिंग्स में चले जाना और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको जो थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे स्टाइल में जाना है। वहाँ स्टाइल में जाने के बाद देखिए थोड़ा सा नीचे आइए, यहाँ पे देख सकते हैं आरएसआई अपर बैंड 70 एंड मिडिल बैंड 50 एंड देखा जाए तो लोअर बैंड 30। मिडिल बैंड अगर ना भी हो तो चलेगा, कोई बात नहीं, मिडिल बैंड का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो बाकी आप ओके कर देना। उसके साथ साथ ये जो लाइन्स दिख रहा है, इस लाइन को भी ऐड करना है। ये कौन सा लाइन है? इसको आपको जाना है मूविंग एवरेज। और ये जो मूविंग एवरेज का लाइन यहाँ पे ऐड किया गया है, याद रखिएगा ये मूविंग एवरेज लाइन 200 डेज का मूविंग एवरेज लाइन है। तो ये दोनों चीज़ों को आपको ऐड करना है। उसके बाद आरएसआई को मैंने किस तरीके से यूज़ किया, चलो वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे हमेशा कैंडल को 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे चाहिए। मतलब इस 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल क्लोजिंग चाहिए। उस टाइम आरएसआई का जो लाइन है वो भी 30 को टच करना चाहिए। तो यहाँ पे फाइनली कहाँ पे टच किया? देखिए फाइनली यहाँ पे टच किया और आरएसआई सॉरी कैंडल भी उस टाइम 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आया। तो फाइनली एक पोजीशन यहाँ पे क्रिएट हुआ और इसको मैं एग्जिट कहाँ पे करूंगा? जब आरएसआई का लाइन ऊपर जाकर इस 52 वीक के सॉरी माफी चाहता हूँ, इस 80 जो सॉरी यहाँ पे 80 नहीं है, यहाँ पे 70 के लाइन को जब टच करेगा तब मेरा पोजीशन क्लोज होगा। तो ओवरऑल करेंटली जो सिचुएशन चल रहा है, अगर मैं एंट्री पॉइंट से करंट सिचुएशन भी देखूँ तो ऑलमोस्ट 35 डेज में 88 टू 9% का ग्रोथ देखने को मिला। तो क्या स्ट्रेटजी सचमुच काम करता है? चलो मैं कुछ दिन पहले और एक काम किया था, तभी मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया था, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे कैंडल के नीचे कैंडल 200 डेज के नीचे आने का कोशिश किया, आ नहीं पाया, मगर आरएसआई जो है वो 30 के नीचे चला गया था। तो मैंने यहाँ पे काम नहीं किया क्योंकि 200 डेज के नीचे क्लोजिंग होना चाहिए। तो फाइनली क्लोजिंग कब हुआ? क्लोजिंग हुआ इस जगह पे, मतलब इस कैंडल में क्लोजिंग हुआ। यहाँ पे जो रेड वाला कैंडल है, इसमें क्लोजिंग हुआ। आप देख सकते हैं ये नीचे क्लोजिंग हुआ
और यहाँ पे आरएसआई भी उस टाइम 30 के नीचे था। तो फाइनली यहाँ पे एंटी बने और आरएसआई 70 कब कब क्रॉस ओवर किए? 70 को क्रॉस ओवर किया कुछ इस कैंडल ने, मतलब यहाँ पे 70 को क्रॉस ओवर किया। तो टोटल जो फिगर आउट है इसको मैं अगर मार्किंग कर लूँ तो कितना गेन मिला? तो आप देख सकते हैं टोटल 18 टू 19% का गेन मिला, और वो भी जस्ट 52 डेज में। ये तभी पॉसिबल है जब कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग हो और फाइनेंशियल स्ट्रांग हो। तो मैं चलो और भी आपको बैक टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। देखिए हमेशा होता क्या है, हम लोग काम तो करते हैं और कभी बैक टेस्टिंग करके देखते नहीं है कि हाँ उस काम में कितना स्ट्रेंथ है। जैसे देखिए यहाँ पे भी फाइनली आरएसआई लाइन देखा जाए तो इस लाइन ने, इस कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दिया और उस टाइम आरएसआई भी 30 के नीचे आया। तो यहाँ पे मैं मार्किंग कर लूंगा इस कैंडल को। और फाइनली हाई कब किया? हाई देखा जाए तो इस जगह पे किया। तो इस जगह पे हाई किया तो उसको भी मैं एक बार मार्किंग कर लूंगा। तो ओवरऑल हाई किया इस कैंडल ने, हाँ इसको मार्किंग कर लूंगा। तो टोटल ऑफ टाइम ऑफ पीरियड में कितना ग्रोथ दिखाया? तो टोटल ऑफ टाइम ऑफ पीरियड में 70 दिनों में 11%। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकते हैं? 70 दिनों में एक स्विंग बेसिस काम करके 11-12% का रिटर्न मिल रहा है, जो हम लोग तरसते हैं साल भर में कमाने के लिए। तो इससे बढ़िया बात और कुछ हो नहीं सकता। मेरे लिए तो बेस्ट है, आपके लिए क्या है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और एक मैं बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ, आप इस तरीके से बैक टेस्टिंग करके देखिए। किसी भी काम को ब्लाइंडली फॉलो मत करिए, मुझे मुझे तो ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि देखिए काम करना है तो खुद के रिस्क के हिसाब से करना पड़ेगा। इसके लिए रिस्क लेने से पहले आपको उसको जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो प्लीज़ सीखिए, उसके बाद काम करिए। देखिए मेरा कोई पेड वर्ज़न नहीं है। ये सारे जो डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मेरे इस फ़ील्ड का 8 साल की एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मैंने इतने सालों से ये सारे काम सीखा और काम इसी स्ट्रैटेजीज़ के बेसिस में करता हूँ। तो मैं कोई इस तरीके से काम के लिए लोग लाखों चार्जेस करते हैं। मैंने कोई भी चार्जेस नहीं रखा। मुझे मेरा कोई भी पेड वर्ज़न नहीं है। अगर आपको सीखना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आज यूट्यूब उसका आपको ऑफ़र दे रहा है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने के लिए वो यूज़ करिए। तो जब यूट्यूब बंद हो जाएगा, जब मेरा वीडियो बनाना बंद हो जाएगा, तब आप दूसरी जगह से सीख लेना। तो अभी मुझे लगता है आपको सीखने का ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पे भी बैक टेस्टिंग करके देखें तो फाइनली यहाँ पे एक कैंडल क्रिएट हुआ जो 30 के नीचे आया और फाइनली 70 के ऊपर कब गया? बेसिकली इस जगह पे गया। तो यहाँ पे कितना बना? यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो ओवरऑल 25 डेज सॉरी 43 डेज में 25% का गेन मिला। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन मुझे कर ही सकते हैं कि सर आपने यहाँ पे दिखा दिया, एक्चुअली तो यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, हाँ आप यहाँ से भी देख लीजिए। तो मैं चलो उस पहली वाला जो ट्रेड था उसको मैं भूल ही जाता हूँ, सेकंड वाला ट्रेड को मैं पकड़ लेता हूँ। तो वहाँ से कितना मिला? वहाँ से टोटल ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल कितना 19% मिला 82 डेज में। तो यहाँ पे बहुत बार आपको इस तरीके से मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे एक ट्रेड मिला था, तो वो सेम टू सेम फिगर आउट में। तो इस तरीके से बैक टेस्टिंग करके देखना, तभी आप काम करना। तो अभी मेरा करंटली जो सिचुएशन है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करना, और इसी तरीके से अपडेट पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।